नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका वन नोट क्लासेज में। तो ये पॉलिटिकल साइंस की क्लासों में 8वीं क्लास है। और आज हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में भी आर्टिकल 29 से स्टार्ट करेंगे, जो बात करता है अल्पसंख्यकों के अधिकार से रिलेटेड। इससे पहले हमने 7 क्लास कवर कर चुके हैं, ठीक है। और सातों क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन का जो किस तरीके से विकास हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसमें हमने कवर किया है संविधान के विकास क्रम, और संविधान सभा में क्या क्या हुआ है, क्या डिस्कशन हुआ है। इसके बाद में हम जितने भी जो एक्ट थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाए गए या फिर ब्रिटिश क्राउन के अंडर, और या फिर 1935 का 1947 वाला स्वतंत्रता भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इसके बाद में हमने प्रस्तावना का डिस्कशन किया, और भाग 1 भाग 2 ये सारी चीज़ें हमने पिछले 7 वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं, ये 29 अल्पसंख्यकों को प्राप्त शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। तो एजुकेशन और कल्चरल, ठीक है। एक मिनट। एंड कल्चरल राइट, ठीक है। इसमें एक तो पेन सही से काम नहीं कर रहा। 29(1) किस चीज की बात करता है कि भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी वर्ग के नागरिक, ठीक है, कोई सा भी क्लास का, कोई सा भी जाति का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। जिनकी अपनी पृथक क्या होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए, लिपि होनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, ठीक है। उन्हें परिरक्षण करने का अधिकार है, ठीक है। उनको प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन करने का अधिकार है, ठीक है। किन किन चीजों को, लैंग्वेज, स्कल्पचर और कल्चर, ठीक है। 29(1) में किस चीज की बात होती है कि जिन अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, किस किस आधार पर, भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर, उनको सुप्रीम कोर्ट उनको 2 वर्गों में बांटता है, ठीक है। कौन कौन सा, कि वो धार्मिक आधार पर हो, ठीक है, या फिर भाषाई आधार पर। 29 तो किस चीज की बात करता है, 29(1), ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट अल्पसंख्यकों के 2 आधार बताता है, ठीक है। 29(2) क्या बात करता है, आर्टिकल 29(2) सरकार उन शिक्षण संस्थानों को जो अल्पसंख्यकों के द्वारा संचालित है, ठीक है, उनको यदि फिनेंस अगर असिस्ट दे रहा, कौन, स्टेट, ठीक है, तो ऐसी संस्थान दूसरे संप्रदाय के विद्यार्थियों को अपने यहाँ दाखिला देने से मना नहीं कर सकती, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसा कोई सा भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो भाषाई आधार पर हो या फिर धार्मिक आधार पर हो, ठीक है, उनमें अगर एड, ग्रांट, अगर किसी भी तरीके का फाइनेंस स्टेट कर रहा है या फिर सरकार कर रही है, उसमें आप विद्यार्थियों को एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि ये स्टेट का मामला रहता है, और स्टेट, सीधी बात है, स्टेट के लिए कहा गया है कि स्टेट किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड, ये हम एक बार थोड़ा सा मोटा मोटी हम डिस्कशन कर दें। इसके बाद में हम जो स्लाइड में दिखाई दे रही है आपको, लाइन टू लाइन हम उसके बारे में फिर से अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। 31 आर्टिकल पे आते हैं। 31 आर्टिकल अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है कि अपने पसंद के शिक्षण संस्थान वो स्थापित कर सकता है और उनको मैनेजमेंट कर सकता है, ठीक है। या फिर इन अल्पसंख्यकों को भाषाई और धार्मिक दोनों अल्पसंख्यक शामिल होते हैं, ठीक है। तो हमने बात की कि अल्पसंख्यक किस आधार पर माने जाएंगे, कि एक तो भाषा और धर्म के आधार पर, ठीक है। और वही
यहीं पे 30(2) क्या कहता है, 30(2) जब मैं बात करूँ 30(2) उसका मतलब होता है अनुच्छेद, ठीक है। तो 30(2) कहता है कि राज्य ऐसे शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने में केवल इस आधार पर ही भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यकों के प्रबंधन में है, ठीक है। बाकी और आधार पर क्या कर सकता है, वो भेदभाव कर सकता है, लेकिन इस आधार पर क्या नहीं करेगा, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि ये अल्पसंख्यकों का संस्थान है और इसको ये मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे स्टेट क्या नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। इसी पे हम आते हैं 15(1) का डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से रिलेटेड है 30, 29 और 30 से, ठीक है। उसमें एक उस 15(1) में क्या कहा गया था, नागरिकों को धर्म के आधार पर भेदभाव करने के मामले में केवल राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है ना। किसके विरुद्ध, केवल राज्य के विरुद्ध, ये बात ध्यान रखना, न कि व्यक्ति के विरुद्ध। दूसरी तरफ 29(2) क्या कहता है कि धर्म के आधार पर राज्य के साथ साथ अन्य को भी धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव करने से मना करता है, ठीक है। तो दोनों चीज क्या बात करता है, उनको 15(1) में तो धर्म के आधार पर मना करता है कि धर्म के आधार पर आप क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, स्टेट के विरुद्ध ये बात की गई है, ठीक है। लेकिन 29(2) में फिर से ये बात दोहराई गई है कि धर्म के अलावा, ठीक है, अन्य मामले में भी आप नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि कोई भी शिक्षण संस्थान जो राज्य से पैसा लिया हो, ठीक है, और दूसरे संप्रदाय के विद्यार्थियों को अपने यहाँ दाखिला देने से मना नहीं कर सकता। ये तो अपने 29(2) में देखा ही है, ठीक है। फिर से 29(2) में कहा गया है कि राज्य भाषा के आधार पर, साथ ही धर्म, मूल वंश और जाति के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यही स्थिति क्या है कि उस स्कूल प्रबंधन पर भी लागू होती है, ठीक है। किस कौन से प्रबंधन पर लागू होगी कि राजभाषा के आधार पर, ठीक है, धर्म, मूल वंश और जाति के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और इसी स्थिति पर स्कूल के मैनेजमेंट पर भी ये वाली स्थिति भी मैनेजमेंट पर लागू होगी, ठीक है, कि राजभाषा और अगर कोई भी धर्म और मूल वंश और जाति के आधार पर भेदभाव कर रहा है तो वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है कि भाषा का उल्लेख ही नहीं है। उसमें क्या है कि 15(1) में तो भाषा का उल्लेख है ही नहीं, ठीक है, बल्कि उसने जन्म स्थान और लिंग का उल्लेख किया है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि दोनों जो आर्टिकल होते हैं को मिलाकर देखे तो वो सभी तरह के भेदभाव को खत्म कर देता है, ठीक है। तो लिंग, जन्म स्थान और लिंग का उल्लेख उसके अंदर, ठीक है, 15(1) के अंदर, जिसके आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या हुआ कि अल्पसंख्यक दाखिला देने से मना करता है। अगर अल्पसंख्यक संस्थान एडमिशन देने से अगर मना करता है या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव करता है, ठीक है, कि आप तमिलनाडु से हो या फिर आप या केरल से हो या फिर मिजोरम से हो या फिर आप श्री गंगानगर से या फिर जम्मू कश्मीर से हो, तो उसे मूल अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये अल्पसंख्यक की बात हो रही है केवल, ठीक है ना, न कि नॉर्मल संस्थानों की, ठीक है। तो ये बात हम मोटा मोटी हमने डिस्कस किया। और ये जो बात कही है कि 15(1) में भाषा का उल्लेख ही नहीं है, ठीक है, वो तो नहीं है, सीधी बात है। उसमें 4 तरह की वो बताए गए, कौन कौन सा, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और एक एक बताओ, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और धर्म, लिंग, जन्म स्थान, एक और है मूल वंश, ठीक है। मूल वंश नहीं, 1 मिनट में इसको कंफर्म कर लेता हूँ किस आधार पे था वो, मिस हो जाता है बार बार।
हम्म धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ठीक है। धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, जिसके आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और इसका अर्थ ये था कि अल्पसंख्यक दाखिला मना कर, अगर देने से मना करता है या फिर जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव करता है तो उसे मूल अधिकारों का आनंद नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है कि उनका स्पेशल राइट है। किनका? अल्पसंख्यकों का, ठीक है। तो हमने इससे पहले ये सारे कवर कर चुके हैं। हम्म, तो ये जो बात कही गई है कि अगर अगर कोई भी संस्थान, अल्पसंख्यक संस्थान, जन्म स्थान, ठीक है, भाषा, इनके आधार पर अगर वो भेदभाव करता है तो वो मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आएगा। और ये जो चीज कही गई है वो कौन से केस में कही है? प्रभाकर यशवंत प्रभु वर्सेस काशीनाथ, ठीक है, 1995 का ये जजमेंट था। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जजमेंट आए हैं उनको मिला के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ठीक है। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जजमेंट है? एक तो है सेंट स्टीफन वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी 1992, ठीक है। एक है टीएमए पाइप फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक राज्य 2002, और पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों को समाप्त करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपरोक्त सभी मुकदमे, ठीक है, तथा अन्य कुछ मामलों से संबंधित मुकदमों में को एक साथ मिलाकर उन्होंने एक व्यवस्था दी थी। जितने भी जो इश्यूज थे, ये तो इम्पोर्टेंट वाले इशू थे मैंने बताया। तो इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को राज्यवार जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। पहली बात तो ये कही है, ठीक है। अल्पसंख्यक किस तरीके से डिसाइड कर, पहला क्वेश्चन ही होता है, ठीक है। तो यदि किसी समुदाय के लोग किसी राज्य की जनसंख्या के 50% से कम है तो उन्हें उस राज्य के अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होगा, ठीक है। ऐसा अगर राष्ट्रीय स्तर पर यह बात होगी, वहां पूरे देश की जनसंख्या का अनुसार ये निर्धारित होता है, ठीक है। टीएमए पाई वाले जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई थी, ठीक है। ये ये वाली बात जो मैंने बोली है वो कौन से केस में कही गई थी? टीएमए पाई जजमेंट के अंदर, ठीक है, कि अल्पसंख्यक को राज्यवार जनसंख्या के आधार पर, न कि राष्ट्रीय आधार पर, ठीक है। और वो भी ऐसा होगा कि समुदाय के लोग किसी राज्य की जनसंख्या के 50% से कम होने चाहिए, तो उन्हें उस राज्य के अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा, माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होता, ठीक है, क्योंकि देश में क्या होता है कि पूरे देश में पूरी जनसंख्या का अनुसार इसका निर्धारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अगर भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई दो ही प्रकार के अल्पसंख्यकों को मानता है। दूसरी बात ये कही गई है किसमें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों जो जजमेंट थे उनको आधार बना के। तीसरी बात कही है उन्होंने, राज्य अल्पशिक्षक संस्थानों को यह आदेश नहीं दे सकता कि वे कितनी सीटें अपने समुदाय के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखे, ठीक है। कोई भी कम्युनिटी, अगर वो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी बेसिस जो इंस्टीट्यूट है, अगर वो पूरी तरीके से उनके द्वारा चलाई जा रही है, वित्त पोषित की जा रही है, ठीक है, तो उनमें स्टेट ये नहीं कह सकता कि आप सिर्फ इतनी ही सीटों के लिए आपके जो कम्युनिटी है उनके लिए रिजर्व को, नहीं, उस स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। चौथी जो बात है वो कहता है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को जो स्थापित करेगा, ठीक है,
अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को जो स्थापित करेगा वही उसका संचालन करेगा, ठीक है। और एक मिनट, राज्य अथवा दूसरे समुदाय के लोग उसमें दखल नहीं दे सकते, ठीक है। कोई भी, जैसे कि अगर एक कम्युनिटी के बेसिस पर हुआ है, ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक कम्युनिटी मिलकर एक इंस्टीट्यूट खोल सकती है, तो उन्हीं कम्युनिटी का उसमें पार्टिसिपेट स्टेक या फिर स्टेक रहेगा, जिन कम्युनिटी को जिन कम्युनिटी ने भी उसको बनाया है, ठीक है। तो उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। इसे स्थापित करने वाले समुदाय के द्वारा गठित गवर्निंग बोर्ड इसका इसका क्या करेगा, संचालन करेगा, ठीक है। और इसके बाद में माइनॉरिटी शिक्षण संस्थान अपने संप्रदाय के बच्चों के दाखिले के लिए समान शर्तों में ढील दे सकते हैं, ठीक है। तो वही बात हो गई कि उनको खुला छोड़ रखा सरकार ने कि अगर एस्टेब्लिशमेंट आप किए हो, क्योंकि आप माइनॉरिटी के अंदर आते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग टर्म एंड कंडीशन बना सकते हो। और वो ये भी तय कर सकते हैं, वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उनके लिए कितनी सीट आरक्षित करनी है। हालांकि इसकी सीमा यदि 50% तक रखी जाए तो बहुत ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100% सीटें, 60% सीटें, 70% सीट आप उसको दे रहे हो, ठीक है, आप अपनी कम्युनिटी को दे रहे हो। लेकिन अब बेसिकली हम देखें मोरलिटी के आधार पर, तो 50% मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी के लिए या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा, ये भी ध्यान रख लेना आप। इंस्टीट्यूशन, अगर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी बेसिस पे खुला हो, तो उसमें एससी एसटी और ओबीसी वाले या फिर ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए वो उसमें रिजर्वेशन नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थान में प्रतिभा को महत्व दिया जाना चाहिए, ठीक है। हायर एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट में, जैसे आईआईटीज हो गया, जैसे जेएनयू हो गया, डीयू हो गया, तो हायर एजुकेशन का ये क्या है कि हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आईआईटीज, आईआईएम्स हो गए, ठीक है, एम्स इंस्टीट्यूट हो गए, क्योंकि अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान के प्रशासन का जो स्वतंत्र अधिकार मिला है न कि कुशासन के लिए, ठीक है। इसलिए क्या किया गया है, कुशासन की स्थिति में सरकार उसमें दखल दे सकती है, ठीक है। अगर देखो, सीधी सी बात है, अगर सही से चल रहा है वो इंस्टीट्यूट, तो स्टेट क्यों ही उसमें इंटरफेयर करेगी, ठीक है। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई चीजें सही चल रही है, हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जब हम बीमार होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम खुशी खुशी ही डॉक्टर के पास जाएं, ऐसा कोई अपने अपने सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं है, ठीक है। तो सही बात है, माइनॉरिटीज के लोगों को उसी समय सहायता देनी चाहिए जब वो उनको नीड ऑफ द हार हो, ठीक है। और इसके अलावा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में जो ये शिक्षण संस्थान है जितने भी, उनकी गवर्निंग जो बॉडी है, समान योग्यता रखने पर, ठीक है, अगर कोई भी दो आदमी का समान योग्यता रखता है तो अपने समुदाय के अभ्यर्थियों को तरजीह दे सकता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर वहां पे शिक्षक लगाने की बात हो, ठीक है, तो अगर कोई भी एक मामला ऐसा आ जाओ कि बराबर एलिजिबिलिटी रखने वाला शिक्षक हो, तो अपने जो अल्पसंख्यक से आने वाला जो टीचर है उनको वो प्रायोरिटी दे सकता है। हालांकि यह उस समय लागू नहीं होगा जब शिक्षा के स्टैंडर्ड से यह या फिर मानक से कोई समझौता किया जा रहा हो, या तो ये तो obvious सी बात है। अगर बराबर अगर एलिजिबिलिटी है, ठीक है, टीचर की, तो दे सकते हो। या फिर अगर ऐसा हो कि अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाला टीचर गैर अल्पसंख्यक वाले टीचर से कम अगर एलिजिबिलिटी रखता है और तब भी वो दे रहे हैं वहां पर अपॉइंटमेंट, तो ये फेयर नहीं है, ठीक है। शिक्षण के बाद में
जो एम्प्लॉय है वहां के, उनके भर्ती को में शिक्षण संस्थान का प्रबंधन तंत्र अपने संप्रदाय के लोगों को अधिक तरजीह दे सकता है। तो ये भी बात है कि ये बात उन्होंने कहा है कि शिक्षा के सेक्टर में सिर्फ जो टीचिंग के, अगर टीचिंग में तो अगर बराबर का अगर कोई रख रहा है तो इसमें आपको स्टैंडर्ड के रूप में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर शिक्षण के अलावा जैसे मान लो पियोन हो गया या फिर ऑफिस असिस्टेंट हो गया, जितने भी जो शिक्षण के अलावा जो भी पोस्ट होती है उसमें वो अल्पसंख्यक संस्थान अपनी तरजीह दे सकता है, ठीक है। एक केस के बारे में हम बात करते हैं, मलकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज वर्सेस टी जोस 2007 में, ठीक है। क्या क्या नाम है केस का? मलकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज वर्सेस टी जोस, ठीक है। 2007 का ये मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या क्लियर किया है कि देश में सामान्य कानून जैसे कि टैक्सेस रिलेटेड, ठीक है, आपराधिक मामलों से रिलेटेड, इन सब अल्पसंख्यकों पर भी उतने ही प्रभावित होंगे जितने बहुसंख्यक होता है। तो सीधी सी बात है, देखो जिन चीजों में हमें देना चाहिए उनको फ्लोरिश होने के लिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, उनके जितने भी तरीके का डेवलपमेंट करना हो उनको देना चाहिए। लेकिन निगेटिव चीजों पे वो इक्वली क्या हो गए, अप्लाई हो गए दोनों के ऊपर, चाहे वो माइनॉरिटी हो मेजोरिटी वाला हो, ठीक है। तो ये बात की हमने एक पूरा पूरा कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन रहा है और इनकी व्याख्या क्या थी। अब हम आते हैं लाइन टू लाइन, हम इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, संस्कृति की सुरक्षा, ठीक है। हम्म। अनुच्छेद 29 ये सुनिश्चित करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी भाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ये अधिकार सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण में महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। प्रवेश का अधिकार, ठीक है, एडमिशन का अधिकार, किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थानों या उससे सहायता प्राप्त संस्थानों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता, ठीक है। देखो संस्कृति की सुरक्षा के नाम पर क्या बोला है इन्होंने 29 में, ठीक है। अगर किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों की बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रहने का अधिकार है, यह अधिकार सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण में महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि प्रवेश से रोका नहीं जा सकता धर्म, जाति या भाषा के आधार पर, ठीक है। और यह प्रावधान सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय की गारंटी देता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों का शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। शिक्षा संस्थानों की स्थापना 30 के तहत धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। ये उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान और संस्कृति को बनाए रखने का एक अवसर प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उनकी वो जो संस्कृति है, कल्चर है, उनकी आइडेंटिटी को बनाए रखने, मेंटेन रखने का ये उनके लिए स्पेशल राइट दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, इन शिक्षण संस्थानों को संपत्ति का अधिकार भी दिया गया है, ठीक है। यदि राज्य इनकी संपत्ति को ग्रहण करता है तो उसे निर्धारित राशि बाजार भाव से अदा करनी पड़ेगी, ठीक है, बाजार मार्केट वैल्यू के बेस पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वैल्यू कौन सी की, मार्केट वैल्यू, ठीक है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को आर्थिक रूप से नुकसान न हो। राज्य सहायता का निषेध, ठीक है, राज्य सहायता देने में इन शिक्षण संस्थानों के खिलाफ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को समानता के आधार पर सहायता प्राप्त है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरा अल्पसंख्यक
संस्थान हो, ठीक है, और तो उसको क्या है कि ज्यादा दे रहा हो और दूसरे कम समुदाय के संस्थान को कम दे रहा हो, तो उसमें भी स्टेट क्या है कि वो नहीं करेगा डिस्क्रिमिनेट, सबको बराबर हिस्सा देगा। अनुच्छेद 29 और 20 मिलकर भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार और उनकी संस्कृति के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रावधान सांस्कृतिक विविधता, सहिष्णुता और समानता को बढ़ावा देता है, जिससे भारत की सामाजिक एकता को मजबूत किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 29 और 30, आर्टिकल 30, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक मिनट, आर्टिकल 31 और 32, ठीक है। आर्टिकल 31 पे आते हैं। इससे हम क्या है कि कंपैरिजन में पढ़ेंगे 31, यहाँ पे 31 मैंने दे नहीं रखा, लेकिन 31 संपत्ति का अधिकार, इसको रिपील कर दिया गया है, ठीक है। 19(1)(f), ठीक है, जो क्या था पहले, संपत्ति का अधिकार था, और संपत्ति के क्रय विक्रय, उपभोग, प्रबंधन आदि का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति धारक को प्रदान ये किया गया था, ठीक है। पंडित नेहरू की सरकार ने, ठीक है, सार्वजनिक हित में इसे संशोधित करने का निर्णय लिया था। नेहरू जी की जो सरकार थी 1951 में, तो इसको अमेंडमेंट करने के लिए डिसीजन लिया, ठीक है। और जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा इसको अमेंडमेंट किया गया, और इससे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 31A, 31B और शेड्यूल 9 को जोड़ा गया था, ठीक है। तो 31A किस चीज की बात करता है कि जनसामान्य के कल्याण के लिए राज्य किसी भी नागरिक की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, ठीक है। 31A इस चीज की बात करता है कि अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक जहां जहां पे भी पब्लिक वेलफेयर की बात होगी, तो स्टेट क्या कर सकता है, एक्विजिशन, लैंड का एक्विजिशन कर सकते हैं, जैसे रोड बनाने में, ठीक है। और इससे पहले क्या 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 किया गया था, तो जो ये आर्टिकल था, इसके अंदर जैसे ही एक दिक्कत आ रही थी संपत्ति के अर्जन में, कि विनोबा भावे का एक मूवमेंट था, भूधन आंदोलन, ठीक है। तो अगर स्टेट किसी की भी, जैसे हम कह सकते हैं उसको इंक्लूजन, कि ऐसा तबका जो बराबर उनको लैंड ना मिली हो, या फिर पिछड़े पिछड़े हुए लोग हो जिनके पास भूमि नहीं हो, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, जो जैसे जमींदार थे, जमींदार के अलावा महाल, ठीक है, या फिर इनके अलावा जिनके पास जो बड़े बड़े भूखंड थे, जिन जिन व्यक्तियों के पास, उनसे लेके गरीबों में उस भूमि को बांट देना, तो ये काम चल रहा था भूमि दान के अंतर्गत, ठीक है, या फिर स्टेट इसको कर रही थी। तो रसूखदार जो लोग थे, ठीक है, राजा महाराजा, रियासत उठाने वाले, या फिर पटेल जमींदार लोग, आर्टिकल संपत्ति के अधिकार के तहत वो कोर्ट में ज्यादा ज्यादा रिट लगा रहे थे, ठीक है, कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, स्टेट हमारी संपत्ति को छीन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो ये जो चीज चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं ये बाधा उत्पन्न कर रहा था, ठीक है। तो उन्होंने 1950 सबसे पहला काम यही किया था कि संपत्ति के अधिकारों को खत्म किया जाए और इंक्लूजन लाया जाए, ठीक है। तो हालांकि वो बाद में, क्योंकि उस टाइम का जो ये बात थी, कानून बनाने वाले भी रसूखदार क्लास से लोग आते थे, ठीक है। तो वो बात अलग है कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, इन कानूनों। तो सॉरी, 31B क्या कहता है कि इसके अनुसार राज्य किसी नए कानून को अनुसूची 9 के अंतर्गत 30
31B के तहत 7 रख सकता है, ठीक है। 31B के अनुसार राज्य अनुसूची 9 क्या थी? जुडिशियल रिव्यू के खिलाफ था, ठीक है। अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर अनुसूची 9 में डाल दिया जाता है तो उसका कोर्ट क्या नहीं कर सकता? जुडिशियल रिव्यू नहीं कर रहा। लेकिन इसको भी बाद में क्या कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? 2007 का ये मामला है शायद, कियोतो होलोनुनु वाला ही मामला था। तो न्यायालय इसकी क्या नहीं कर सकता? समीक्षा नहीं कर सकता था, ठीक है। तो 31B के साथ 9 जो शेड्यूल था हमारा, उसके अंदर डाल दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर संपत्ति के अधिकार को लेकर आता है तो ये क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि ये उपबंध भू सुधार कानूनों को न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने की संभावना से बचाने के लिए, तो मैंने बात की थी यही बात की, ये ऐसा काम क्यों किया गया था, ठीक है। तो जो लैंड रिफॉर्म्स वाले रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे थे तो उसमें क्या है कि बाधा बहुत ज्यादा आ रही थी, ठीक है। इनसे बचने के लिए 9 शेड्यूल में इन चीजों को डाला गया। 31C किस चीज की बात करता है कि 25वें संविधान संशोधन 1971, ठीक है, इसके तहत 31C जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या बात कही गई थी कि यदि भाग 4 में वर्णित, भाग 4 किस चीज की बात कर रहा है? डीपीएसपी की, नीति निर्देशक तत्व की बात करता है। अगर नीति निर्देशक तत्व को सरकार लागू करती है और यदि इस दौरान भाग 3 के अंतर्गत वर्णित किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो डीपीएसपी, तो उसके ऊपर डीपीएसपी प्रभावित होंगे, ठीक है, न कि मौलिक अधिकार। लेकिन इसमें क्या हुआ? ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था सरकार के द्वारा, तो फिर आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म और बात तो अलग ही चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर मिनर्वा मिल मामले में, मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ 1980 के मामले में वो फिर से ये परिवर्तित कर देता है इस मुकदमे में कि ये जो संशोधन हुआ 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, तो उसके जो संशोधन का जो प्रभाव क्षेत्र है वो केवल 29B और 29C तक ही सीमित कर दिया था। तो डीपीएसपी का जो 29B और 29C है वो किस मामले में था? वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, और सोशलिस्ट ये प्रोविजन थे, ठीक है, कि संसाधनों का वितरण, विनियमन और उत्पादन कौन करेगा? स्टेट करेगा, तो ठीक है। तो 39B और C किस बात की करता है कि वो क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं होने देगा? जो स्टेट का जितना भी रिसोर्सेज है उसको एक जगह नहीं होने देगा, ठीक है। वो डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन नहीं होने देगा, उन चीजों का पैसों का इकट्ठा एकत्रण नहीं होने देगा और सब लोगों को बराबर हिस्से में बांट देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इंक्लूजन की बात है और सोशलिज्म को फॉलो करने का ये प्रोविजन था, क्योंकि उस ऑब्वियस बात है कि हमारे उस टाइम पे भी यही हालत थे कि 1 या 2% लोगों के पास मैक्सिमम पैसा था और बाकी जनता के पास पैसा नहीं था, ठीक है। तो रिसोर्स को इक्वली बांटने की ये बात थी 1939B और C में, ठीक है। तो उसके तक ही इन्होंने सीमित रख दिया था, ठीक है, कि अगर 39B और C के अंतर्गत अगर कोई भी स्टेट कानून बना रहा है और उनको लागू करने से मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है तो डीपीएसपी ही माना जाएगा। डीपीएसपी के ये दोनों प्रावधानों को उनके ऊपर माना जाएगा, ठीक है। लेकिन खुद विद्वान फिर आ जाते हैं, ठीक है, वो तो होना ही था कि थीसिस होता है, फिर उसका एंटीथेसिस होता है, फिर सिंथेसिस होता है। इसी से क्या होता है? सत्य की खोज होती है, ठीक है। तो ये मार्क्स का बहुत अच्छा डायलेक्टिक थियरी थी मार्क्स की, आप पढ़ना, ठीक है। और अगर आप देखना चाहो इसको तो मेरा एक सीरीज चलाऊंगा मैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितना भी मैटर है, तो उसमें आप इसको मार्क्स के सारी जितने भी स्टडीज है उनको देख सकते हो। मार्क्स ने बहुत अच्छा काम किया था और उन्होंने सोचो बड़ी बात ये नहीं कि क्या काम किया क्या नहीं किया, उसके आने के बाद में दुनिया 2 भागों में बट गई थी, ठीक है। पहले सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं था कि कम्युनिज्म पे बात होगी, ठीक है, या फिर पूंजीवाद होगा। उसके आने के बाद ही दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी। एक इंसान का कितना महत्व रहा होगा, ठीक है।
तो ये तो हम मोटे मोटे तौर पे बात कर सकते हैं। कुछ विद्वान इसको क्या किस पे किसको इस अधिनियम, सॉरी, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसको समान संरचना के सिद्धांत से जोड़ के देखते थे, ठीक है। इसका मतलब है सामंजस्य पूर्व, अर्थात इसका मतलब कहता है कि मौलिक अधिकारों व डीपीएसपी के बीच संघर्ष की स्थिति हो तो न्यायालय को ये करना चाहिए कि वह ऐसा रास्ता निकाले जिससे अंततः संविधान की गरिमा को बनाए रखा जा सके, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाती है, फिर यहाँ पे सामंजस्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बात है उन्हीं को छुपेगी जो पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि उनका ही तो जो धन अकोमुलेशन हो रहा है, उनका जो संपत्ति प्रॉपर्टी जो अकोमुलेशन हो रही है, उनको स्टेट क्या कर रहा है, नेशनलाइजेशन कर रहा है, ठीक है, उनको डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो प्रॉब्लम होनी को होगी, तो वही लोग आके यहाँ पे ये इस तरीके के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम आर्टिकल 32 पे, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर आर्टिकल 25, सॉरी 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 31A1, 31A, 31B, 31C अगर समझ में नहीं आता तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल 32 पे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। सॉरी 32(1), 32(2), 32(3), 32(4), ठीक है, इस पे बात करते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपका लास्ट अधिकार है, तो हम इसका थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं, ठीक है। जब बात हो रही थी संविधान सभा के अंदर, ठीक है, तो अंबेडकर साहब ने सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट के विरुद्ध न्यायपालिक फंडामेंटल राइट के विरुद्ध न्यायपालिका को भी मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकार बना दिया था, ठीक है। कि ऐसा है कि हमने दे तो दिया लोगों को मौलिक अधिकार, ठीक है, लेकिन उसको किस तरीके से इंश्योर किया जाए, सुनिश्चित न्याय को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इन लोगों को कैसे मिलेगा। अगर हम दे तो रहे कि इनको जीने का अधिकार है, इनको स्वतंत्रता का अधिकार, इनको समानता का अधिकार है, इनको शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इनको धार्मिक तो ये फॉलो अप कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक आदमी के सामने हर एक चुनौतियां होती है, ठीक है। अगर वो धार्मिक स्वतंत्रता कर रहा का अधिकार के नाम पे कुछ कर रहा है तो किसी अलग कम्युनिटी को इसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से अंबेडकर ने यही कहा था कि हमें ऐसे प्रोविजन का निर्माण करना चाहिए ताकि ये इंश्योर कर सकते हैं और उनको इक्वली या फिर अप्रोप्रिएट वे में उनको लागू करवाई जा सके, ठीक है। और उनसे जब ये पूछा गया था कि संविधान का कौन सा ऐसा उपबंध है जिसे आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हो, ये अंबेडकर साहब को पूछा गया था कि ऐसा कौन सा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसे आप बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस देते हो उनको, ठीक है। तो उन्होंने आर्टिकल 32 को ही संविधान का सबसे महत्वपूर्ण उपबंध बताया था। उन्होंने कहा था कि संविधान की आत्मा जो 32 है वो संविधान की आत्मा है और ये उसका हृदय भी है, ठीक है। तो दोनों ही चीज बताया अम्बेडकर साहब ने। इसके अलावा भारत के जो चीफ जस्टिस थे गजेंद्र गढ़कर, ठीक है, भारत के चीफ जस्टिस गजेंद्र गढ़कर ने एक स्टेट में एक जजमेंट आता है, कौन सा, प्रेमचंद गर्ग वर्सेस उत्पाद शुल्क आयुक्त 1963 के अंतर्गत, ठीक है। तो इस मामले के अंतर्गत अनुच्छेद 32 को संविधान के आधारशिला बताया उन्होंने, ठीक है, कि ये क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर है आर्टिकल 32, ठीक है। किस मामले में, प्रेमचंद गर्ग वर्सेस जो उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी कमिश्नर, ठीक है, 1963। तो इसने बताया कि जो आर्टिकल 23 क्या है कि संविधान की आधारशिला है और इसके अनुसार ही यदि इसे हटा दिया जाए तो न तो हमारा लोकतंत्र टिक पाएगा और नहीं हमारा संविधान, ठीक है। तो बेस सही सही बात है। हम लोगों के सामने सब कुछ चीजें रख दें, ठीक है, जैसे कि हम बेसिक समझे कि लोगों के सामने हम थाली रख दे, प्लेट रख दे, ठीक है, सब सामान बना के रख दे, ठीक है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना आप देख लीजिए।
अगर आप सारी चीजें बना के रख दीजिए और उनको, लोगों की भीड़ को ये बोल दीजिएगा कि आप खा लीजिए इसको, तो सब कुछ कैओस में बदल जाएगा और नहीं इक्वल बट पाएगा, ठीक है। और जो ताकतवर होगा वही चीजों का फायदा ले पाएगा, नहीं तो नहीं ले पाएगा कोई भी। तो संविधान सभा ने, भारतीय जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने हमें राइट्स तो दिए, ठीक है, और लेकिन उनको इंश्योर करने के लिए भी उन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगा, वो कहलाया अपना 32, ठीक है। भारत के एक दूसरे फिर अन्य पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, पतंजलि शास्त्री। उन्होंने भी 32 के बारे में बहुत अच्छी वक्तव्य लिखा है, स्टेटमेंट दिया है कि इसी के कारण आर्टिकल 32 के कारण ही सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का क्या है, गारंटर है और संरक्षक भी है। तो बहुत बड़ी बात है कि देखो, आप कोट कर सकते हो कि गजेंद्र गडकरी के अनुसार कौन से मामले में क्या कहा गया था। उसके अलावा जो पतंजलि शास्त्री है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, उन्होंने क्या कहा था 32 के मामले में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि रिचनेस बढ़ती है आंसर की, ठीक है। डीडी बसु के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को अभिरक्षक बताया, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का क्या है, अभिरक्षक है, क्योंकि वो क्या है कि आर्टिकल 22 के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। बट 32(1) की क्या बात करता है, कोई भी पीड़ित व्यक्ति जिसके किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, वह उचित प्रक्रिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है, ठीक है। तो लास्ट रिजोर्ट हम किसको मान सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। आर्टिकल 32 सेकेंड में क्या बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे कैसे भी मामले में ऐसे आदेश या निर्देश या प्रलेख या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रच्छा में से कोई भी प्रलेख जारी कर सकता है। इसका मतलब है कोई सा भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है, जो उनको क्या लगता हो, उचित लगता हो, ठीक है, कि इस मामले में ये रिट जारी हो सकती है या फिर इस मामले में ये रिट जारी हो सकती है। तो ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधिकार है, वो कोई सी भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश अथवा निर्देश, ठीक है, ऑर्डर या फिर डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन दे सकता है, या फिर किसी और अदर में मामले में अलग तरीके की वो क्या कर सकता है, रिट, जैसे कि हो सकता है इंजक्शन, ठीक है, इंजक्शन जारी करने का अधिकार देता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। फिर से सुप्रीम कोर्ट पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के अलग अलग उपाय को भी क्या कर सकता है, इसमें सम्मिलित कर सकता है, ठीक है, जैसे कि याकूब मेनन के मामले में होता, ठीक है, 2015 में, ठीक है। तो क्या है कि ये क्या कि एक्सपेंड बहुत ज्यादा है कि किस किस तरीके से इंश्योर किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 32 थर्ड में क्या बात कही गई है, संसद को यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त शक्तियों को वो प्रभावित किए बिना भारत की सीमा में स्थित किसी भी अन्य न्यायालय को भी उपरोक्त शक्तियां प्रदान कर सकती है। तो सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट संसद के ऊपर है कि वो ऐसी शक्तियां वो हाई कोर्ट को भी दे सकता है, सेशन कोर्ट को भी दे सकता है। तो ये जो प्रिविलेज है किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। हालांकि अभी तक क्या है कि इसका उपयोग नहीं किया गया, ठीक है, संसद के द्वारा इसका उपयोग नहीं किया गया था, ठीक है, कि किसी और को ये चीजें दी गई वो, ठीक है। 32(4) किस बात की बात करता है, कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, कोई इस तरह की स्थिति को छोड़कर सरकार मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त करने या निलंबित करने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि इनएविटेबल, अपरिहार्य ऐसी स्थिति आ जाए सरकार के पास सामने, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, कोई या फिर अन्य प्रकृति का वो यूनिक कोई मैटर हो जिसपे ऐसा हो कि मौलिक अधिकारों को
सस्पेंड करने का स्थिति बने तो वो कर सकता है, लेकिन सभी मामलों को नहीं, ठीक है, सिर्फ असाधारण स्थिति को। इन असाधारण स्थितियों में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी की बात हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 के मामले में कहा है कि ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे उन्होंने कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट भारत में रहने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए केवल अधिकृत ही नहीं, मतलब अथॉरिटी नहीं है, बल्कि वो रेस्पॉन्सिबल है कि, ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबल भी है। इसका मतलब क्या है कि वह अपनी इस जवाबदेही से बिल्कुल भी नहीं बच सकता सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वो तो ऐसा नहीं कि लोगों का जो अधिकार है उनको सुनिश्चित कौन करेगा, तो हम सीधे सीधे बोलोगे कि अथॉरिटी कौन है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, रिस्पॉन्सिबल भी है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि अपने 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 स्वतः संज्ञान भी लेना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होना, अपने नैतिक आधार पर रिस्पॉन्सिबल होना, स्व मोटो लेना, ठीक है। तो वो क्या, उत्तरदायी भारतीय सीमा के बाहर किसी अन्य देश में, या फिर क्या है कि भारतीय जो बॉर्डर है इसके अलावा किसी अन्य देश में रहने वाले इंडियंस सिटीजन को पर भी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र प्रभावी होता है, ठीक है। जैसे कि एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं कि वाशिंगटन डीसी में स्थित भारतीय एम्बेसी में कोई भी आदमी अगर काम कर रहा हो, ठीक है, तो भारतीय कर्मी के साथ भारत सरकार अन्याय करती है, ठीक है। जैसे वाशिंगटन डीसी में बैठा हुआ एम्बेसी में कोई भी इंडियन एम्प्लॉय, उसके अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट कोई ऐसा इनजस्टिस कर रही है, तो वह अमेरिका में रहते हुए भारत सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है आर्टिकल 32(4) के अंतर्गत, ठीक है। और इसके बाद में आती है रिव्यू पिटीशन आती है, फिर क्यूरेटिव पिटीशन आती है। रिव्यू पिटीशन क्या होती है कि आर्टिकल 137 में के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ही किसी पूर्व में दिए गए फैसले की समीक्षा कर सकता है। तो ये क्या है, रिव्यू पिटीशन। 1 मिनट में थोड़ा सा पानी का। तो एक चीज ध्यान रखना आप, जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ समझाने की दृष्टि से है, ठीक है। उसको आप राइट डाउन कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैंने केस बताए हैं आपको बहुत सारे, तो उस बेसिस पे भी आप आंसर राइटिंग कर सकते हो आरएस मेंस के लिए या पीएससी मेंस के लिए, ठीक है। तो रिव्यू पिटीशन जो आर्टिकल 137 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ही अपना जो मामला, किसी भी मामले में पहले दिए गए फैसले की समीक्षा कर सकता है और पहले के फैसले को भी पलट सकता है। ये राइट से प्रोसेस किसको, सुप्रीम कोर्ट को। अतः ये मौलिक अधिकार पर भी लागू होता है, ठीक है। अगर वो तो सीधी सी बात है कि अपनी बात का रिव्यू कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, और हायर बॉडी तो है भी नहीं हमारे पास। इसकी ये प्रमुख शर्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिस पीठ ने ये पहले संबंधित मुकदमे की सुनवाई की है, वही पीठ दोबारा इसकी क्या करेगी, समीक्षा करेगी, ठीक है। तो ये चीज क्या है कि रिव्यू पिटीशन में आती है, ठीक है। और क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, ये क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ऐसा कोई मामला तो है नहीं, ठीक है। ऐसा क्यूरेटिव पिटीशन को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है। ये क्या है कि एक जुडिशियल उपकरण है केवल, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में अगर इसको बात करें कि जो न्यायपालिका है, ठीक है, जो जुडिशरी ने इसको क्या किया है, इसको एस्टेब्लिशमेंट किया है, ये जुडिशरी की तरफ से ही क्या है, प्राइमा फेसी क्या है ये, उनका एक हथियार है, इक्विपमेंट मान सकते हैं कि, ठीक है, हम क्या करेंगे क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से कि जस्टिस क्या करेंगे, सुनिश्चित। तो संविधान में हम इसका उल्लेख नहीं, अगर आ जाए कहीं पे बात ऑप्शन में कि क्यूरेटिव पिटीशन संविधान में उल्लेखित है, तो इसका होगा नहीं आंसर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट है रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा, 2002 का ये मामला था।
तो इस मुकदमे में इस नए उपकरण का उन्होंने सृजन किया था, ठीक है। ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है, ये जो आया किस में आया था, रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा 2002 का ये मामला था। तो इसमें ये लाया गया था। ये इसमें ये कहा गया था कि यदि कोई पक्ष क्यूरेटिव का मतलब होता है पुनर्निरीक्षण याचिका के बाद भी, सॉरी, क्यूरेटिव का मतलब होता है निदानकारी, ठीक है। अगर हम रिव्यू पिटीशन के बाद पुनर्निरीक्षण याचिका के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, ठीक है ना, तो वह क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से पुनः सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज लास्ट हो, तो उन्होंने रिव्यू पिटीशन के बाद भी एक क्यूरेटिव पिटीशन का उन्होंने प्रावधान रखा है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसके अंतर्गत एक नई पीठ का, क्यों, क्योंकि वही क्या है कि रोस्टर ऑफ द मास्टर होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो रोस्टर ऑफ द मास्टर होता है। वही क्या करेगा, इस नई पीठ का गठन करेगा, जिसमें क्या होता है कि पहले इस मुकदमे की सुनवाई कर चुके जज शामिल नहीं होंगे। तो इसमें यही होता है कि हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो सकता है कि वो जो पहले की जज है वो 22 हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को, जो चीफ जस्टिस होगा, वही रोस्टर ऑफ द मास्टर होता है, और वही क्या करेगा, उस जो पहले वाली बेंच बैठी हुई थी उसके स्थान पर दूसरे जजों को वो लेके आएगा, ठीक है। तो ये चीज क्या है कि सोशल जो जस्टिस है, व्यक्ति के मानवाधिकारों उनको इंश्योर करने के लिए, मौलिक अधिकारों को इंश्योर करने के लिए ये सारी चीजें सिस्टम में लाई गई है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे, ठीक है, सामाजिक न्यायपीठ सोशल जस्टिस बेंच का भी इन्होंने इसके लिए क्या किया है, एस्टेब्लिशमेंट किया है। तो ये जो चीज है वो कौन लेकर आया था, एच एल दत्ता, 2013 में समाज के कमजोर वर्गों को स्पीडी जस्टिस दिलाने के लिए, है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है, सामाजिक सोशल जस्टिस बेंच, जो मुख्यतः मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित थी, ठीक है। इस पीठ के गठन की शुरुआत 2013 में हुई थी, और किसने किया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच एल दत्ता इसके सूत्रधारक थे, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अब आते हैं, हमने जो मोटा मोटी जो होता वो मैंने पढ़ लिया है। अब जो रीट्स कितनी रीट है उस पर बात करते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, प्रतिषेध क्या होता है, उत्प्रेषण क्या होता है, और अधिकार परीक्षा क्या होती है, ठीक है। तो आप देखो, जितने भी जो मैंने केसेस बताए हैं उसको जरूर याद रखना, क्योंकि आपकी रिचनेस उससे आएगी आंसर की। और आप इनको क्या है, रेफरेंस के रूप में, रेफरेंस के तौर पे भी इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हेबस कॉर्पस, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हम क्या है कि जो स्लाइड मैंने वीडियो में जो स्लाइड दे रखा है उस पे तो हम लाइन टू लाइन आपको कि आप उतार सको, और उस पे उतारते टाइम आप कैसे याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं लिखाऊंगा नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ आप लिंक करके देखना कि आर्टिकल 32(1), 32(2), 32(3), 32(4) में क्यूरेटिव पिटिशन क्या है, रिव्यू पिटिशन क्या है, इससे संबंधित मामले क्या है, उन सब बारे में आप वीडियो में आप एक बार जरूर सुनने की कोशिश करना, आप लिंकअप करने की कोशिश करना कि 32 में क्या क्या चीजें दी गई है, ठीक है। तो हेबस कॉर्पस का अपवाद क्या है, यदि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक हिरासत या पर पुलिस हिरासत पर रखा गया हो तो हेबस कॉर्पस लाया जा सकता है, ठीक है। निवारक निरोध कानून के अंदर किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में रखा गया हो, ठीक है। तो ये क्या है कि अपवाद है हेबस कॉर्पस का, कि किन किन कंडीशनों में हेबस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं होगा। प्रिवेंटिव जो डिटेंशन को वाला कानून हो उसके अंतर्गत उसको अरेस्ट किया गया हो, या फिर किसी निर्धारित नियम या कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में रखा गया है, जुडिशियल कस्टडी में रखा गया हो, या फिर किसी न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दोषी व्यक्ति को जेल में रखा गया हो, ठीक है। या फिर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में जैसे संवैधानिक कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को इस तरीके की अभिरक्षा में रखा गया हो। ये क्या है कि आर्टिकल 32 में हैबस कॉर्पस की क्या है, ये अपवाद है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं अपन
परमादेश के क्या अपवाद है, ठीक है। तो हम ये जो अपवाद है इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि अपवाद इसमें दे रखा है, परमादेश, पहले तो हम परमादेश पढ़ेंगे कि परमादेश क्या होता है, ऑब्वियस कॉर्पस क्या होता है, ये चीज सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लाइन टू लाइन अब डिस्कस करते हैं इसको। आर्टिकल 32 भारतीय संविधान का एक केंद्रीय प्रावधान है जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सुनिश्चित करता है। यह अनुच्छेद मूल अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। यह अनुच्छेद 32 का सारांश प्रस्तुत करता है, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे उच्चतम न्यायालय में जाकर अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ उपचार प्राप्त कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे इस अनुच्छेद के तहत न्यायालय में याचिका दायर करने का पूरा पूरा अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान की मूल विशेषता। तो उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं निहित है। इससे संविधान के कुछ अनुच्छेदों के मुकाबले संशोधन के अधीन नहीं किया जा सकता, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि 32 के बारे में वो क्या कहते हैं, संविधान का हृदय और आत्मा है। उनके अनुसार यदि इस अनुच्छेद को हटाया जाए तो समस्त संविधान का महत्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने इस संविधान की प्राचीर के रूप में देखा है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। तो ये हमने पहले ही समझ लिया था कि इसके बारे में अम्बेडकर साहब ने क्या क्या किया था क्या क्या कहा था, ठीक है। अन्य संवैधानिक प्रभाव कौन कौन से हैं? 32 के तहत प्राप्त अधिकार को अन्य देशों के संविधान जैसे कि स्विट्जरलैंड, अमेरिका, आयरलैंड के संविधान से प्रभावित माना गया है। उच्चतम न्यायालय की भूमिका क्या है कि एम अनंत सैनम अयंगर के अनुसार लोकतंत्र में उच्चतम न्यायालय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षक होता है और अनुच्छेद 32 इस भूमिका को निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये भी आप जो स्टेटमेंट है ये भी आप कोट कर सकते हो कि अयंगर साहब ने क्या कहा था, उच्चतम न्यायालय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक है, ठीक है। ये अनंत सैनम अयंगर साहब ने कहा है। सिर्फ मूल अधिकारों की रक्षा, अनुच्छेद 32 के तहत उपचार केवल उन्हीं व्यक्ति को उपलब्ध होगा जिनके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय इस अधिकार का उपयोग केवल मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही कर सकता है, न कि अन्य अधिकारों के लिए, ठीक है। सिर्फ फंडामेंटल राइट की बात होता है इसमें, ठीक है। उच्च न्यायालयों का दायित्व क्या है? 226 के तहत आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को भी मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। ये इंश्योर करता है कि राज्य के अन्य अंगों द्वारा भी नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन न हो, ठीक है। तो हम तो इसके क्या उपकरण है, तो वो है रिट्स, और रिट्स के प्रकार और क्षेत्र क्या क्या है। रिट शब्द अंग्रेजी कानून से लिया गया है जिसका अर्थ है न्याय का झरना। यह न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जारी की जाने वाली न्यायिक आदेशों का समूह है। भारत में रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्राप्त है, ठीक है। प्रमुख रिट के प्रकार कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसका मतलब है कि उसे पेश किया जाना चाहिए, किसे? जिसको आपने गिरफ्तार किया है, ठीक है। जिसको आपने गिरफ्तार किया उसको पेश किया जाना चाहिए, ठीक है। यह रिट किसी व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करने के लिए होती है जिसे अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो। न्यायालय जांच करता है कि क्या हिरासत अवैध है उसकी, ठीक है। जिसको भी हिरासत में लिया गया है, जिसको भी जुडिशियल कस्टडी, सॉरी पुलिस की कस्टडी में लिया गया है, उसकी जो न्यायालय क्या करता है, जांच करता है कि जो जिसको भी हिरासत में लिया गया है कि वो वैध है या वैध है, ठीक है। यह सार्वजनिक या व्यक्तिगत प्राधिकरण के खिलाफ जारी की जा सकती है, ठीक है। निषेध क्या है? दोनों के लिए, ठीक है। ये कौन सा? सार्वजनिक या व्यक्तिगत प्राधिकरण की इसमें बात कर, यदि हिरासत कानून सम्मत या फिर कार्रवाई न्यायालय की अवमानना के तहत हुई है तो यह रिट जारी नहीं की जा सकती, ठीक है। हिरासत किसके? न्यायालय की अवमानना, ठीक है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, या फिर कानून के सम्मत हुई हो, या फिर
कानून के अनुसार अगर ये चीज हुई हो तो उनको उसके खिलाफ रिट जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आते हैं हम, तो इसके अपवाद हमने पढ़ लिए थे कि इसके अपवाद कौन कौन से थे। तो एक बार मैं फिर एक से इसके अपवाद आपको मैं बता देता हूँ, इसके क्या अपवाद हो सकते थे। एक तो क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक हिरासत या पुलिस में रखा गया हो तो हेबस कॉर्पस जारी नहीं किया जा सकता। एक होता है जो राष्ट्रीय कानून होता है निवारक निरोध, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले कानून होते हैं, उनके अंतर्गत किसी को गिरफ्तार किया गया हो तो ये रिट जारी नहीं होगी। या फिर किसी व्यक्ति को नियम और कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया तो उसके खिलाफ भी नहीं होगी। या फिर न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद व्यक्ति को जेल में रखा गया हो तो उसके खिलाफ भी हेबस कॉर्पस लागू नहीं होगा। या फिर जो नेशनल इमरजेंसी के तहत संविधान कानूनों के अंतर्गत किसी व्यक्ति को सुरक्षा में रखा गया हो। ठीक है, तो अब आते हैं हम परमादेश पे, जिसको हम कहते हैं मेंडेमस। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम आदेश देते हैं। तो हम आदेश देने में कौन आता है, ये आते हैं अपर जो भी बॉडीज होती है, जैसे कि हाई कोर्ट को देगा कौन, सुप्रीम कोर्ट, और सेशन कोर्ट को देता है कौन, हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये रिट सार्वजनिक अधिकारियों को आदेश देने के लिए की होती है ताकि वे अपने कर्तव्य का पालन करें। ये रिट सार्वजनिक इकाइयों, अधीनस्थ न्यायालयों और सरकारी प्राधिकरणों के खिलाफ जारी की जा सकती है। निषेध क्या है इसमें, निजी व्यक्ति या गैर संवैधानिक विभाग के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। केवल ये किसके खिलाफ जारी की जाती है, जो पब्लिक जो भी एंटिटीज है, ठीक है, उसी के खिलाफ ही ये आदेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्या है कि इसके जो अपवाद हो कौन कौन से हैं, किस किस में ये जारी नहीं की जा सकती, जहां किसी काम को करने या न करने का विवेकी अधिकार होता है। ठीक है, जहां पे भी दिया गया हो कि आप विवेक के अनुसार आप डिसीजन ले सकते हो, वहां पे ये जारी नहीं होगा। किसी निजी व्यक्ति या फिर संस्था के विरुद्ध, ठीक है, प्राइवेट व्यक्ति या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के खिलाफ ये जारी नहीं की जा सकती। सरकार के विरुद्ध कोई ठेका पट्टा देने के मामले में भी जारी नहीं की जा सकती। किसी कंपनी के विरुद्ध, चाहे वह सरकारी कंपनी ही क्यों ना हो, उसके विरुद्ध भी ये जारी नहीं की जा सकती। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। इसके अलावा हाई कोर्ट या उसके मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि इंस्टीट्यूट की बात की गई है। ठीक है, ये क्या है कि पर्सनल पे बात नहीं करती, इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध नहीं की जा सकती। किसी प्रशासनिक अधिकारों को, एक मिनट, प्रशासनिक अधिकारी को सबोर्डिनेट जो लेजिस्लेशन से रोकने के लिए, ठीक है, सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि जैसे भी कोई भी विधेयक लाया गया हो तो उस विधेयक के अंदर जो उस विधेयक को आधार बनाकर कोई भी लेजिस्लेशन बनाया गया है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, तो उस लेजिस्लेशन पे भी परमादेश लागू नहीं होगा। ठीक है, किसी विधानमंडल के विरुद्ध कानून बनाने के लिए निर्देश नहीं दे सकते। ठीक है, या फिर सरकार के विरुद्ध कोई जो टैक्स लगाया जाता है उसके लिए भी परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। या फिर इसके अलावा किसी ऐसे स्कूल के विरुद्ध जो राज्य से सहायता नहीं लेते हो उसके विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं हम प्रतिषेध पे। ठीक है, प्रोहिबिशन जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि रोकना। कोई भी चीजें हो रही जो गलत चीजें हो रही हो, ठीक है, तो उसको रोकना किस में आता हो, प्रतिषेध के अंदर। ठीक है, तो ये कब जारी किया जा सकता है, कि जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह दिखाई दे रहा हो कि कोई अधीनस्थ न्यायालय, कोई अधिकरण या फिर कोई मजिस्ट्रेट किसी एक के पक्ष में कोई पक्षपात कर रहा हो। सॉरी, तो ये प्रतिशत उसको रोकने के लिए कि स्टॉप, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बाइस नहीं हो सकते। ठीक है, तो स्टेट, सॉरी, ये जब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा हमें लग रहा हो या फिर हाइड बॉडीज को ऐसा लग रहा हो तो वो रोक सकता है, सबोर्डिनेट बॉडी। या फिर जब भाग थर्ड कौन सा, मौलिक अधिकार के अंदर वर्णित किसी भी मौलिक अधिकार का सीधे तौर पर उल्लंघन हुआ हो, डायरेक्ट, ठीक है, किस धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ हो, उसको रोकने के लिए यह प्रतिषेध जारी किया जा सकता है। ठीक है, या फिर अधीनस्थ न्यायालय या फिर अधिकरण, ऐसे कोई भी ट्रिब्यूनल्स
किसी ऐसे अपील को स्वीकार कर लिया हो, ठीक है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं हो, ठीक है। तो ये क्या है कि अधिकार क्षेत्र भी डिसाइड करता है प्रतिशत कि ये क्या है कि रुक जाइए, आप इस पे डिसीजन नहीं दे सकते, आप इस पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या कर यहाँ पे इसको लागू किया जा सकता है। या फिर जब कोई अधीनस्थ अदालत या फिर ट्रिब्यूनल किसी ऐसे मामले में सुनवाई कर रहा हो जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर हो, ठीक है ना। एक मिनट। उदाहरण के लिए क्या है कि जैसे कि कोई केट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, यदि थर्ड या फिर फोर्थ ग्रेड के किसी भी सरकारी कर्मचारी की सेवा शर्तों के मामले में किसी शिकायत की सुनवाई कर रहा हो तो उसे इसके इतर अधिकरण और उसके विरुद्ध प्रतिषेध का प्रलेख जारी करना पीड़ित व्यक्ति का अधिकार माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि अल्ट्रा वायरस है, जो केट का जो अधिकार क्षेत्र है वो किसके लिए, सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी को, नहीं कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड के व्यक्ति के लिए, ठीक है ना, या फिर थर्ड और फोर्थ ग्रेड के कार्मिकों के लिए या फिर कर्मचारी के लिए केट का अधिकार क्षेत्र नहीं है। केट का अधिकार क्षेत्र क्या है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस होती है उसके लिए ही आप ये काम कर सकते हो, ये आपके क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। या फिर क्या होता है कि किसी ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध, किसी ऐसे अथॉरिटी के विरुद्ध ये जारी नहीं किया जा सकता जिसके पास खुद न्यायिक शक्ति नहीं है, ठीक है, जुडिशियल शक्ति उसके पास नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं उसके पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो जयन अयन होते हैं, अभी अभिशासी अभियंता के विरुद्ध इसे जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन उसी के समकक्ष कौन होता है, एसडीएम होता है, उसके विरुद्ध ये जारी किया जा सकता है। किंतु जो एसडीएम होता है मजिस्ट्रेट और उसके पास न्यायिक शक्ति है, एसडीएम के पास इस वजह से कर सकते हैं एसडीएम के ऊपर, क्योंकि एसडीएम के पास जुडिशियल पावर भी होते हैं, ठीक है, क्वासी जुडिशियल वो बॉडीज होती है, इसीलिए मजिस्ट्रेट के पास करते हैं, न कि जयन, क्योंकि वो जयन क्या है कि जुडिशियल वाले क्षेत्र में नहीं आता, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो लाइन बनी हुई है हमारी, जो मतलब हायरार्की बनी हुई है उसमें क्या कि मजिस्ट्रेट होता है, वो भी एक उसका पार्ट होता है, तो उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, प्रतिषेध ला सकता है अपर बॉडी, ठीक है। तो यह रिट उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए की जाती है, ठीक है। यह न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी की जा सकती है, ठीक है। तो अर्ध न्यायिक, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल जो सर्विस होती है, जुडिशियल जो अथॉरिटीज होती है उनके खिलाफ ही ये लाई जा सकता है, ठीक है। इसका अपवाद क्या क्या है, इसके जो एक्सेप्शंस क्या क्या है, इससे एक तो प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, पहली बात ये है, ठीक है। ये तब जारी किया जा सकता है जब वह पदाधिकारी, उस पदाधिकारी के पास जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल शक्तियां हो, ठीक है, जैसे कि मजिस्ट्रेट, ठीक है, या फिर इस मुकदमे की सुनवाई के चरण पर ही, इसे क्या है, मुकदमे के सुनवाई के चरण, ठीक है, जो अंडर गोइंग हो, वही उसी समय पे इसको किया जा सकता है यदि सुनवाई पूरी हो चुकी हो और मजिस्ट्रेट अपना आदेश सुरक्षित मजिस्ट्रेट ने अपना आदेश जैसे सुनाने वाला ही हो, मतलब उसने सुरक्षित कर दिया कि मैं आज क्या है कि प्रोसीडिंग चली, ठीक है, तो उसको उस प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के बाद में उसको जैसे कि परसों के दिन उसको सुनाना हो, तब इसे जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रोसीजर पूरी हो चुकी है। इसे सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना है, सॉरी हाई कोर्ट के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये किसी मामलों के कर्तव्य पालन करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, अतः परमादेश से इसकी प्रकृति भिन्न होती है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज की बात होती है इसमें कि ड्यूटी, आपकी ड्यूटी क्या है वो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके मामले में इसको जारी किया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम उत्प्रेषण पर। तो ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आपको कमेंट करना है मेरे को, ठीक है। और क्या क्या सुधार कर सकता हूँ मैं इस मामले में वो आपको बताना है। उत्प्रेषण क्या होता है कि प्रमाणित करना, ठीक है, सर्टिफाइड करना, सर्टेरी इसको कहा जाता है। तो प्रतिषेध की रिट और उत्प्रेषण की रिट में बेसिक अंतर क्या होता है कि प्रतिषेध का जो प्रतिषेध वाली रिट है
वो तभी जारी की जा सकती है जब किसी मुकदमे, अधीनस्थ अदालत, ठीक है, अधीनस्थ अदालत या फिर अधिकरण या किसी मजिस्ट्रेट ने अभी फैसला नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है इस बात को। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या डिफरेंस है कि प्रोसीजर प्रोसीजर चल रहा हो, प्रोसीडिंग चल रही हो और वो कंप्लीट नहीं हो, तो उसके दौरान ये क्या कर सकता है, जारी कर सकते हैं प्रतिषेध को, ठीक है। आदेश पारित नहीं किया गया हो, ठीक है, और न ही इसे सुरक्षित रखा गया हो, लेकिन उत्प्रेषण जो जिसको हम इंग्लिश में सर्टियोरी भी कहते हैं, वो जो उत्प्रेषण वाली रिट है, उक्त आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया। तो सीधी सी बात है कि आप प्रोसीडिंग में चलो या फिर आप बना के रख लो, ठीक है, डिसीजन को आपको ये खत्म तो करना ही है, ठीक है। ये तब भी जारी किया जा सकता है उत्प्रेषण जब किसी अदालत या फिर अधिकरण या फिर मजिस्ट्रेट ने नैसर्गिक न्याय के, प्राकृतिक जो न्याय है, सिद्धांत पर ध्यान दिए बिना फैसला दिया हो, ठीक है ना। नैसर्गिक न्याय का मतलब होता है कि पहली बात तो ये होती है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में डिसीजन नहीं दे सकता, ठीक है, या फिर कोई भी जुडिशियल जो प्रोसीजर हो रही है उसमें इंटरेस्ट नहीं लाए जाए, ठीक है, या फिर अपने ही पक्ष में वो जजमेंट ना दे दें, या फिर उसको बाइस नहीं होना चाहिए, ठीक है, पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हुआ, नैसर्गिक न्याय। ये उस आदेश के विरोध में भी इसे उस जो जैसे मान लो कि कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो गई हो और उसका आदेश बाकी रहा हो, ठीक है, आदेश के विरुद्ध उसको रद्द करने के लिए भी जारी किया जा सकता है, जिसे दो केस है या फिर कुल छल कपट, मतलब सीधी सी बात है, नैसर्गिक या फिर प्राकृतिक जो नेचुरल राइट्स है उसके विरुद्ध, उसके इतर जाके वो डिसीजन आपने बनाया हो, तो उसको भी खत्म करने के लिए या फिर वो जो जजमेंट है उसको आपने प्रीजुडिस के साथ बनाया हो, तो वो उसको नलीफाई करने के लिए सर्टियोरी जारी कर सकते हैं, ठीक है, प्रमाणित। तो तीन प्रकार के इन्होंने क्या कहा गया है, पूर्वाग्रह, ठीक है। तो पूर्वाग्रह में पहले जब उस मुकदमे को आपने कंप्लीट कर दिया हो, जजमेंट आपके पास है, मजिस्ट्रेट को अपनी कोई दिलचस्पी हो, ठीक, सीधी सी बात है, अगर उसमें उसका इंटरेस्ट हो, जिस उसके आधार पर वो उसको अगर प्रमोशन मिल रहा हो, तो ऐसे मामले को हम पूर्वाग्रह के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि ऐसा माना जाएगा कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित डिसीजन है, तो इसको नलीफाई किया जाएगा, या फिर कोई मॉनेटरी उनको प्रॉफिट हो रहा हो, या फिर इनडायरेक्टली उसको प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है। तो इसके ये क्या है कि अ, अपवाद है, और पूर्वाग्रह के ये तीन प्रकार माने गए हैं, ठीक है। तो उत्प्रेषण का हमने सीधा सीधा पढ़ लिया कि प्रमाणित करना, और डिफरेंसेस में हमने पढ़ लिया है कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या डिफरेंस है। यह रिट उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों से किसी मामले को अपने पास लाने के लिए होती है। ये तब जारी की जा सकती है या फिर तब जारी की जाती है जब कोई न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य कर रहा हो, ठीक है। इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, ठीक है, कोई भी इच्छुक व्यक्ति के द्वारा इसको जारी किया जा सकता है कि उसका राइट नहीं है और इसमें वो डिसीजन दे रहा। अब आते हैं हम लास्ट डिजिट है, अधिकार परीक्षा को वारंटो, ठीक है। तो इनको कुछ शर्तों के साथ ही क्या किया जा सकता है, इसको जारी किया जा सकता है। तो वो शर्तें क्या क्या है, पहली तो कि वो जो जारी कर रहा हो वो सरकारी पद होना चाहिए उसके खिलाफ, ठीक है, या फिर वह वास्तविक होना चाहिए न कि सांकेतिक, वो वास्तविक पद होना चाहिए, ठीक है, उस पद को या फिर उस पद को कानूनी रूप से स्थापित किया गया हो। तो ये तीन शर्तें उसके लिए डिसाइड किया गया है, शर्तें, ठीक है, कि एक तो क्या है कि वो गवर्नमेंट का पद हो, गवर्नमेंट पोस्ट हो, दूसरा है कि वो रियल हो न कि सांकेतिक हो, या फिर वो कानून से स्थापित की गई हो। अधिकार परीक्षा रिट को सुप्रीम कोर्ट पद हड़पने वाले व्यक्ति को से पूछता है। अगर मान लो किसी ने भी किसी का पद हड़प लिया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति से पूछता है कि इसको तुमने किस अथॉरिटी के साथ
इस पद को हड़पा है, ठीक है, या फिर इस पद पे आपने अतिक्रमण किया है, ठीक है। जैसे कि मान लो एसडीएम या फिर तहसीलदार है या फिर नायब तहसीलदार है। नायब तहसीलदार अगर तहसीलदार के पद पर काम करे विदाउट अथॉरिटी के, विदाउट इंफॉर्मेशन के, हाई जो अथॉरिटी उसको इन्फॉर्म किया हुआ, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगा कि तुम भाई किस किस आधार पर आए हो, आपका क्या अथॉरिटी यहाँ पे आने की, ठीक है। तो ये पर्सन वह राज्य सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार से भी पूछ सकता है। पुनः यह जरूरी नहीं कि पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय जाकर याचना करे, उनकी जगह कोई भी व्यक्ति इस रिट को जारी कराने संबंधी याचिका दाखिल कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति प्रताड़ित है, ठीक है, जिसका पोस्ट है उस पे उसके अधिकारों का हनन हुआ हो, उसके अलावा कोई भी तीसरा आदमी इसके लिए कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है कि अनलिमिटेड शक्तियां है, ठीक है, कि जैसे कि वह संबंधित पद को रिक्त घोषित कर सकता है, ठीक है, पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई नया पद सृजित कर सकता है, ठीक है, और उसे किसी मुआवजे के तहत आर्थिक क्षति भी उनको दे सकता है, प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारे अधिकार परिचय के बारे में, ये विस्तार से हमने पढ़ा है। ये रिट तब जारी की जा सकती है जब कोई व्यक्ति उस पद पर कार्य कर रहा हो जिसके लिए उसे वैधानिक अधिकार नहीं है। न्यायालय उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से उस पद पर कार्य कर रहा है, सिर्फ अधिकार पूछता है कि इन वॉट रीजन, ठीक है, इन वॉट राइट यू आर होल्डिंग दिस पोस्ट, ठीक है। तो ये इस बेसिस पे ये लागू होगा, ठीक है। तो 32 तक हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको समझ में आता है तो बेहद मेरी जो मेहनत है वो सक्सेस होगी। अगर नहीं होता तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं इसमें इम्प्रूव करके इम्प्रूव करूँ, या फिर किस माध्यम से और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आप मुझे सजेशन, क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन अभी अब हमारा नहीं है। जिस दिन 2 वे होगा तो हम त्वरित इसका समाधान कर लेंगे। अभी क्या है कि कमेंट के माध्यम से मैं इसको सुधार सकता हूँ। अगर कोई गलती हुई हो इसके अंदर तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ मैंने गलत मेंशन किया हो। तो धन्यवाद दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट ये होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।